कक्षा 2 में पढ़ने वाले एक छात्र के पिता के पास स्कूल से फोन पहुंचता है कि तुम्हारे बेटे की थोड़ी तबीयत खराब है, आपको विद्यालय आ जाना चाहिए। जैसे ही पिता ने ये बात सुनी, पिता दौड़ते हुए विद्यालय पहुंचते हैं। विद्यालय आने के बाद शिक्षक से पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ पर है। स्कूल से फोन आया था कि उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। शिक्षक ने जैसे ही बात सुनी, शिक्षक कहता है कि आपको प्रिंसिपल साहब से बात करनी चाहिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब पिता प्रिंसिपल के पास पहुंचता है तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, आपको इस बारे में जो मैनेजर साहब है उनसे बात करनी चाहिए। अब पिता हांफता हुआ, परेशान होता हुआ, दौड़ता हुआ किसी तकलीफ से जाकर के प्रबंधक के पास पहुंचता है। वो प्रबंधक यानी कि मैनेजर साहब से कहता है कि मैनेजर साहब, स्कूल से मेरे घर पर फ़ोन पहुंचा था कि मेरे बालक की तबीयत खराब है, नाम उसका कृतार्थ है, आप बता दीजिए कि क्या हुआ है और कहाँ है मेरा बालक। जैसे ही प्रबंधक ने ये बात सुनी, प्रबंधक ने ऐसा मतलब कि रिएक्ट दिया जिससे उसके कानों तक आवाज़ ही नहीं पहुंची थी। उसने कहा कि हाँ ठीक है, देखते हैं, उसका इलाज चल रहा है। कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। इसीलिए पिता का गुस्सा यहाँ बढ़ने लगता है। अब ये जो खबर थी गांव में फैल जाती है। गांव के बाकी सदस्य भी मौके पर यहाँ आ जाते हैं। प्रबंधक से, शिक्षकों से, सबसे पूछा जा रहा था बार बार, लेकिन वह सही सटीक जवाब दे ही नहीं रहे थे। इसीलिए पुलिस भी मौके पर आ जाती है और इसी बीच में किसी व्यक्ति ने मैनेजर के कार में जब झांक कर के देखा तो एक बालक लेटा हुआ था। अब जैसे ही बालक को लेटे हुए देखते हैं तो उसके बाद चीख पुकार मच जाती है, वहाँ पर शोर मच जाता है कि जिसको ढूंढ रहे थे वो बालक तो कार के अंदर लेटा हुआ है। अब कार को जबरदस्ती खुलवाया जाता है, पुलिस भी मौके पर आ जाती है, भीड़ बढ़ जाती है वहाँ पर। अब उस बालक को बाहर निकाला जाता है, उसके नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे थे तो पता चलता है कि बालक तो मर चुका है। अब उस मरे हुए बालक को लेकर के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कुछ ही देर में ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। उसके बाद अखबारों में, फिर न्यूज़ चैनल पर, हर जगह देखने को मिलने लगती है। और कहानी में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था कि स्कूल की तरक्की के लिए प्रबंधक के पिता ने तंत्र मंत्र के सहारे से बालक की बलि दे दी, जिससे कि बच्चों की इसमें भरमार हो, बच्चे ज़्यादा आए, स्कूल की तरक्की हो। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी जुबान पर यह कहानी नहीं हो। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करी, आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। इसके बाद जो जांच अधिकारी होते हैं उनकी बदली हो जाती है, नया जांच अधिकारी आता है और उसने उस मामले की जब चार्जशीट बनाने के लिए जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि जो कहानी पब्लिक को सुनाई गई थी सोशल मीडिया, न्यूज़ और अखबारों के माध्यम से, ये कहानी तो है ही नहीं, कहानी तो कुछ और है। और इस कहानी में पता चलता है कि एक नन्हा बालक है वो कातिल निकलता है और कत्ल भी कुछ सेकंडों में उसने किया था। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की ये वजह हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस का एक थाना लगता है सहपहू, और सहपहू थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है रसगऊ। रसगऊ गांव से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर जंगल की तरफ एक विद्यालय है जिसका नाम डीएल पब्लिक स्कूल होता है। डीएल पब्लिक स्कूल में आवासीय विद्यालय भी बना हुआ होता है, यानी कि कुछ बच्चे अपने घर वापस चले जाते हैं तो कुछ बालकों को विद्यालय में ही रोका जाता है। उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनकी सोने की व्यवस्था विद्यालय में ही होती है। जो बच्चे रात को रुक जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उन हॉस्टल के बच्चों को सुबह जल्दी उठाया जाता है ताकि उन्हें घुमाया जा सके, उन्हें प्रैक्टिस कराया जा सके, उन्हें अभ्यास कराया जाए, दौड़ाया जाए, भगाया जाए, ताकि वह स्वस्थ रहे, हस्त पुष्ट रहे। प्रिंसिपल साहब यानी कि 23 सितंबर 2024 के सुबह 5 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा। विद्यालय की प्रिंसिपल साहब, जिनका नाम होता है लक्ष्मण सिंह, वो विद्यालय में उन बच्चों को, यानी कि जो आवासीय विद्यालय होता है उसमें जाते हैं, हॉस्टल में जाने के बाद उन बच्चों को जगाते हैं,
सारे के सारे बच्चे, लगभग 25 बच्चों के आसपास की संख्या होती है, सब जाग जानते हैं। लेकिन एक बालक वहां पर ऐसा होता है जो आराम से सोया हुआ था। इसके बाद प्रिंसिपल साहब उसको डांटते हैं और कहते हैं कि सब के सब उठ गए हैं, लेकिन तुम नहीं उठ रहे हो, क्या बात है। जब उसे डांटा जाता है, फटकारा जाता है, उसके बाद जब वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, तो प्रिंसिपल साहब को गुस्सा आता है। उसके बाद उसके पास बैठते हैं, उसको हिलाते डुलाते हैं, तो बच्चा कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। जैसे हाथ उठाए तो हाथ नीचे गिर जाता है। अब इस बात की खबर जल्दी से वो प्रिंसिपल साहब पहुंचाते हैं। प्रबंधक के जो पिताजी होते हैं वो विद्यालय में ही रहते थे, पास के ही कमरे में वो सोए हुए थे। जाकर उनसे कहते हैं कि एक बालक है जो उठ नहीं रहा है, कुछ न कुछ दिक्कत है, आप लोग देख लीजिए। अब जो मैनेजर है उसके पिताजी मौके पर पहुंचते हैं। उसके बाद बाकी के जो शिक्षक होते हैं वो भी वहां पर आते हैं। अब ये सूचना मैनेजर को दी जाती है। मैनेजर साहब से कहा जाता है कि आप जितनी जल्दी हो सके आप विद्यालय में आ जाइए, एक बालक है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसके अंदर कुछ मूवमेंट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है। अब जैसे ही मैनेजर को ये सूचना मिलती है, मैनेजर मौके पर आते हैं और मौके पर आने के बाद सबसे पहले वो इस बालक के पिता को फ़ोन करते हैं और पिता का नाम होता है कृष्ण कुशवाहा। कृष्ण कुशवाहा को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे की तबीयत खराब हो रही है, आपको जल्दी से आना चाहिए। अब यहाँ से जो बच्चे के पिता है वो मौके पर आते हैं, लेकिन बच्चा मौके पर यहाँ मिलता नहीं है। अब उसे सभी जगह तलाशा जा रहा था। सभी जगह तलाश करने के बाद जब वो मिलता नहीं है तो आखिरकार चारों तरफ ढूंढा जाता है। तब जाके वो अगर मिलता नहीं है तो फिर पता चलता है कि मैनेजर के कार के अंदर वो बालक लेटा हुआ है। पुलिस मौके पर आती है, यानी कि एसएचओ होते हैं मनीष शिकारा, वो अपने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं और उन्होंने उस बालक को जो मैनेजर होता है उसके कार से बरामद किया। अब बरामद करने के बाद जो परिवार वाले होते हैं, तो परिवार वाले के जो लोग वहाँ पर मौके पर पहुँचे थे, इसकी जांच पड़ताल भी शुरू हो जाती है। पुलिस भी, आसपास के गांव के लोग, लगभग 700 बालक इस विद्यालय में पढ़ा करते थे। एक खबर न केवल 700 बच्चों की थी, बल्कि आसपास के जितने भी स्कूल होते हैं, हर स्कूल तक एक खबर पहुंच जाती है और धीरे धीरे ये खबर ये स्कूल के माध्यम से बच्चों तक पहुंच जाती है और बच्चों के साथ साथ ही परिवार वालों तक भी ये खबर पहुंच जाती है। किसी ने हल्का सा पुलिस के काम ने ये फूंक दिया था कि जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है, इनके जो पिता है वो थोड़ा झाड़ फूक का काम करते हैं, तंत्र मंत्र पर ये विश्वास रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल की तरक्की के लिए इन्होंने बालों की तरक्की बलि दे दी हो। अब पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आती है वह वाकई में चौंकाने वाली आती है। दरअसल गला दबा करके उसकी हत्या की गई थी। अब हत्या क्यों की गई है, क्यों नहीं की गई है, सवाल इसी तरीके के थे। पुलिस जवाब जानना चाहती थी, लेकिन जब पता चलता है कि तंत्र मंत्र की वजह से स्कूल की तरक्की के लिए इस तरीके की हत्या की जाती है, तो पुलिस इस मामले में अब आगे जो पड़ताल होनी थी वो होनी थी, लेकिन एफआईआर के आधार पर स्कूल के जो प्रबंधक होते हैं, जिनका नाम दिनेश बघेल होता है, जो इसी गांव के रहने वाले होते हैं, रसगवा के, साथ ही उनके पिता जिनका नाम जसवंत सिंह उर्फ भगत सिंह होता है, भगत सिंह उनका सरनेम लगाया जाता है क्योंकि वो पूजा पाठ में तंत्र मंत्र पर विश्वास करते थे। प्रिंसिपल लक्ष्मण सिंह होते हैं, एक शिक्षक जिनका नाम वीरपाल उर्फ वीरू होता है, और एक और शिक्षक होते हैं जिनका राम प्रकाश सोलंकी नाम होता है। इन पांचों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। जैसे ही कि पुलिस को पकी पकाई खीर मिल जाए और उसके बाद फिर पुलिस भी एकदम निश्चित हो जाती है, आराम, एकदम उसको कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, क्योंकि कत्ल हुआ है, कातिल मिल चुके हैं, उनको जेल भेज दिया है। ये जो एसएचओ होते हैं जिनका नाम मनीष शिकारा होता है, वो अचानक ही इस घटनाक्रम के लगभग 11 दिन के बाद इनका तबादला हो जाता है और नए अधिकारी जिनका नाम ललित कुमार शर्मा एसएचओ, वो 3 नवंबर 2024 को यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। और ज्वाइन करने के बाद क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, सहपाठी जो थाना होता है वो अखबारों में लगातार प्रकाशित हुआ था। अब ऐसी स्थिति में जो जांच अधिकारी होते हैं उन पर जिम्मेदारी बन जाती है इस मामले के और भी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की जाए ताकि कुछ नई चीज़ निकल करके आए।
स्कूल के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उनको तलाशा जाता है, देखा जाता है। जिन भगतजीत पर ये आरोप लगा था, दरअसल वो एक कमरे में लेटे हुए थे, आराम से सोए हुए थे। पूरी रात उनका कोई मूवमेंट नहीं होता है, जबकि मुख्य रूप से उन्हीं को आरोपी बनाया गया था। उन्हीं के बारे में कहा गया था कि तंत्र मंत्र के चलते उन्होंने बालक की हत्या की है। अब जब ये मौके पर नहीं आते हैं, एक ही जगह रहते हैं, तो पुलिस को लगता है कि कुछ ना कुछ तो बात है। अब इसके बाद जो एसएचओ होते हैं, जांच अधिकारी होते हैं, जिनका नाम ललित कुमार शर्मा होता है, वो इस विद्यालय में पढ़ने वाले खासकर उन बच्चों के साथ वो जाते हैं, उनके पास जाते हैं जो बच्चे यहाँ पर विद्यालय में रुकते थे, सोते थे, उनके खान पीन का इंतज़ाम यही होता था। लगभग 10 या 12 बच्चे से वो बातचीत करते हैं और 10-12 बच्चों ने एक ही बात कही। उस बात को सुनने के बाद उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अब इस बात की तसल्ली करने के लिए वो बाकी और बच्चों से भी बातचीत करते हैं, तो सारे के सारे बच्चे ये कहते हैं कि एक बालक यहाँ ऐसा है जो इस विद्यालय के अंदर यही साथ में रुकता है, और वो कहता है कि अगर कोई किसी की अगर यहाँ पर मौत हो जाए तो ये विद्यालय कितनी देर तक बंद रह सकता है, या कई दिन तक बंद रह सकता है, या फिर नहीं रह सकता है। जब इस तरीके की बात बार बार सुनने को मिल रही थी, तब ये जांच अधिकारी को लगता है कि कुछ ना कुछ तो बात है, और बच्चों से बातचीत की जाती है तो पता चलता है कि इस बालक को मोबाइल चलाने का बहुत ज़्यादा शौक था, और ये आवासीय विद्यालय में रह रहा था। इसको मोबाइल चलाने का मौका नहीं मिल रहा था। ये चाहता था कि विद्यालय की छुट्टी हो जाए तो कम से कम घर जा कर के अपना मोबाइल चलाएगा, गेम खेलेगा, आराम करेगा। साथ ही जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनके पिताओं के पास भी जाते हैं और जाकर के पूछते हैं कि इस स्कूल की क्या स्थिति है, पढ़ने में ये बच्चे, पढ़ाने में ये विद्यालय कैसा है, पढ़ाई वढ़ाई होती है या फिर नहीं होती। ज़्यादातर शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ, उनके माता पिता के साथ सभी की प्रतिक्रिया एक ही जैसी थी। 3 साल में 700 स्टूडेंट इन्होंने कर दी है। पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये प्रबंधक है, प्रबंधक के जो पिता है, उनके आसपास के जो लोग रहने वाले होते हैं, उनसे बातचीत की जाती है। जांच अधिकारी ने अलग अलग 100 से ज़्यादा लोगों से बातचीत की, पड़ताल की, कहीं न कहीं से कोई सुराग मिल जाए ताकि इस मामले की जांच और आगे बढ़ सके। लेकिन स्कूल के प्रबंधक के पास, प्रिंसिपल के शिक्षक हो या फिर प्रबंधक के पिता हो, उनके मामले में जो भी पड़ताल की जा रही थी सब पॉजिटिव आ रही थी, पॉजिटिव बात निकल के सामने आ रही थी, कोई नेगेटिविटी इनके अंदर नहीं आ रही थी। अब ऐसी स्थिति में पुलिस ने 16 दिसंबर 2024 को उस बालक को भी पूछताछ के लिए अपने पास बुलाया, जिस बालक पर लगातार ये शक जाहिर किया जा रहा था कि ये बालक दरअसल ये चाहता था कि अगर कोई मर जाए तो छुट्टी हो जाए। एक बालक और होता है जिससे बातचीत कर रहे थे, तो वो बताता है कि 22 सितंबर 2024 को, उस रात जिस रात ये कत्ल होता है, हत्या होती है, उस रात वो बालक जब जो छुट्टी चाहता था, दरअसल उसने एक बालक के बाल पकड़े और बहुत तेजी के साथ, ताकत के साथ, और उसे सोते हुए बालक को उठाता है और उसे कहता है कि मैं थोड़ा डर रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या हुआ है, तो तुम यहाँ जाग जाओ और मेरे पास आकर के तुम बैठ जाओ। जब ये बात जांच अधिकारी के सामने आती है कि वो बालक ये बोलता है, तो उस जांच अधिकारी को लगता है कि हो सकता है कि जो बालक छुट्टी की डिमांड करता है, जिसको मोबाइल चलाने की लत लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि उस बालक के पास ही कोई बात हो। आखिरकार पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार नहीं, उसे पूछताछ के लिए उसको हिरासत में लिया। उससे जब बातचीत करते हैं तो बातचीत करने के बाद एक बात और सामने आती है कि 6 सितंबर साथ ही 18 सितंबर 2 दिन अलग अलग बालकों की भी गला दबाने की कोशिश की गई थी। किसने दबाया था इसका नहीं पता चल पाया था। दरअसल इस कमरे में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, उनको किसी ने तोड़ दिया था। ये भी आरोप लगता था कि जो बच्चा छुट्टी चाहता था, शायद वो कक्षा 8 में पढ़ने वाला बालक था, कक्षा 8 के उस बालक ने वो सीसीटीवी कैमरे भी मौका मिलते ही तोड़ दिए थे, और उसने यही कि छुट्टी हो जाएगी, स्कूल बंद हो जाएगा, वो मौज मस्ती करेगा,
इसलिए उसने 22 सितंबर 2024 के रात को पुलिस की जांच में आता है कि लगभग 11 रात के 10 या 10:30 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा। इसी बीच में कक्षा 2 में पढ़ने वाला कृतार्थ जो छात्र होता है उसके पास जाता है। उसके पास एक गमछा होता है, टॉवेल टाइप की होती है, जो बहुत हल्का कपड़ा होता है, जिसे आजकल गर्मियों में लोग यानी कि गमछा जिसे बोलते हैं उसे इस्तेमाल करते हैं। उसको उसके पास लेकर के जाता है और उसके बाद उसके गले में डालता है। रेड कलर का वो गमछा होता है और उस गमछे को वो तब तक खींचता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। ये जो भी सीन था, जो भी दृश्य था, वो पुलिस की जांच में आरोपी स्वीकार करता है कि 8 या 10 सेकंड के अंदर ही वो मर चुका था। जैसे ही वो मरता है, लेकिन इस बीच में उसको कुछ अजीब सी घबराहट हो रही थी। वो परेशान होने लगता है कि आखिरकार मैंने ये क्या किया है और क्या नहीं किया, क्योंकि जब वो कर चुका था तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तभी एक दूसरे छात्र के पास जाता है, उसके बालों को पकड़ता है, उसको जगाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे अजीब तरीके की घबराहट हो रही है। लेकिन उसकी घबराहट तब दूर हो जाती है जब अगला दिन निकलता है। 23 सितंबर 2024 को प्रिंसिपल साहब लक्ष्मण सिंह जब बच्चों को जगाने के लिए आते हैं, तब यहाँ के जो स्थिति थी, जो दृश्य था, वो काफ़ी कुछ बदल चुका था। तभी उस बालक को उठाते हैं और उठाने के बाद मैनेजर के माध्यम से, जो गांव में ही एक डॉक्टर होते हैं, बताया जाता है कि झोला छाप होते हैं, उनके पास लेकर के जाते हैं। लेकिन झोला छाप ने जैसे ही उस बच्चे की नब्ज टटोलने की कोशिश की, उसने कहा कि मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ, बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप इसको हायर मेडिकल सेंटर लेकर के जाइए। अब ये प्रबंधक भी, स्कूल के प्रिंसिपल साहब जो होते हैं और प्रबंधक के जो पिता होते हैं, बाकी टीचर जो थे, वो भी समझ चुके थे कि कुछ रहा नहीं है। अब उन्होंने ये सोचा कि अभी हाल ही में तो हमने ये विद्यालय खोला था, 2-3 साल पहले ही तो विद्यालय खुला है, अब हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब जांच अधिकारी ने इनसे पूछताछ की थी, तो पूछताछ करने के बाद नए वाले अधिकारी ने तो ये बात कहते हैं कि वो इतना घबरा चुके थे, इतना डर चुके थे। उनसे पूछा जाता है कि तुमने ये बात स्वीकार क्यों की कि हमने कत्ल किया है, तो फिर वो कहते हैं कि पुलिस का डर इतना कुछ उनके अंदर बैठ गया था। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उनके साथ बातचीत करे, मारपीट करे, इसलिए जैसा जैसा पुलिस कहती गई वैसा वैसा वो करते गए। लेकिन नया जांच अधिकारी जो होता है, उसको लगता है कि जो भी कुछ यहाँ पहले हुआ है वो हुआ है, लेकिन आगे जांच में जो भी होगा वो पूरा स्पष्ट होगा, सही होगा। सही दोषी को ही जेल भेजा जाएगा, किसी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन पुलिस की जांच में जब पता चलता है कि उन्होंने वाकई उस लड़के जो कि ख़त्म हुआ है, उसके पिता को सही से जानकारी नहीं दी थी। आखिरकार उन्होंने उसको कब जगाया, कैसे जगाया, कहाँ कहाँ कर लेकर के गया, किस किस को दिखाया। अब जब डिटेल में बात करते, साथ ही ये बताते, पुलिस को सूचना देते कि हमारे विद्यालय में इस तरीके की घटना हो चुकी है, तो शायद वो कभी नहीं फंसते। फिर शिक्षा विभाग की जांच में ये भी आता है कि विद्यालय की मान्यता कक्षा 1 से लेकर के 5 तक है, लेकिन विद्यालय को कक्षा 1 से 8 तक चलाया जा रहा है। साथ ही ये भी आता है कि आवासीय विद्यालय की कोई इसमें परमिशन ही नहीं ली गई, लेकिन विद्यालय में एक हॉस्पिटल भी बना दिया जाता है। बच्चों के बिना अनुमति के यहाँ रखा भी जा रहा था। आखिरकार उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और कक्षा 8 का वो बालक जिसने 8 या 10 सेकंड के अंदर ही विद्यालय बंद करने के निर्देश से उसने एक बालक की हत्या कर दी, उसको फिर जो बच्चों की जेल होती है वहाँ भेजा जाता है। बताया जाता है कि बाल सुधार गृह में, क्योंकि उसकी उम्र भी अभी 18 साल से कम है। साथ ही पुलिस की ये भी कोशिश है कि जो इस मामले की जांच पड़ताल, जैसे इन्होंने 23 दिसंबर 2024 को चार्जशीट इसमें जब लगाई थी, दाखिल की थी, तो ये मामला फिर वायरल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि 5 के 5 जो भी जेल भेजे गए थे उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं पाया गया था। हालांकि सबूत ये ज़रूर पाया गया था कि जो इन्होंने जो पुलिस को सूचना नहीं दी थी और परिवार के लोगों को सही इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, और साथ ही सबूतों के साथ साथ उन्होंने छेड़छाड़ भी करी थी। इसीलिए जितना उनका दोष है उनको उतनी ही सज़ा मिलेगी। लेकिन एक बालक ने जब इस तरीके की घटना को अंजाम दिया तो विद्यालय बंद हो जाता है, ताला पड़ जाता है।
700 बालकों को कहीं कोई दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। उस बालक की मनोकामना पूरी तो जरूर होती है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रह पाती, इसीलिए उसको बाल सुधारगृह में भेजा गया है। फिलहाल आगे भविष्य में वो कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, क्योंकि उसने एक कत्ल किया है, हत्या की है। और हत्या करने के बाद आप लोग जानते ही हैं कि उसको कब तक सलाखों के पीछे रह सकता है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत ही भयानक हुआ है। और पिता के ऊपर जो आरोप लगे थे, प्रबंधक के पिता के ऊपर, कि जो तंत्र मंत्र के चलते उन्होंने हत्या की है, तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है। लेकिन जिसका बालक मरा है उसके पिता को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। पुलिस के जांच पर वो भी कई तरीके का सवाल खड़ा कर रहा है। साथ ही जिस बालक को, कक्षा 8 के उस बालक को जो कि बाल सुधार गृह में भेजा गया है, उस बालक के पिता को भी ये यकीन नहीं हो पा रहा है। उसे लगता है कि मेरे बच्चे को बहुत बुरी तरीके से फंसाया गया है, मेरे बालक का इसमें कोई दोष नहीं है। सब के सब कहते हैं कि वो उच्च जगह अपील करेंगे, कहेंगे कि इस मामले में फिर से जांच पड़ताल होनी चाहिए। आगे जांच पड़ताल होगी या फिर नहीं होगी, क्या यही जांच सही है, ये कोई नहीं बता सकता। अभी ये कोर्ट ही डिसाइड करेगा। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो अगली वीडियो में ये थी अच्छी सच्ची घटना। मिलते हैं आपको अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तो अगले वीडियो में बहुत लोगों ने अपने नाम लेने की अपील करी थी, तो उनका नाम मैं यहाँ पर पढ़ देती हूँ। इसमें है बनारस से धीरेन्द्र पटेल है, शहादत अली है और रविंद्र यादव है। मध्य प्रदेश से संदीप कुशवाहा भी है। और इन्होंने एक यहाँ पर कमेंट किया है कि बच्चे के तिलक तो बढ़िया बनाया है आपने, सॉफ्ट पत्रकारिता को देख रहा है सनातनी। और एक और यहाँ पर कमेंट है, बहुत दुखद कहानी है। मैं राजवीर सिंह पोसवाल, एडवोकेट, तहसील सहनपुर, जिला आरुमा से हूँ। मेरा नाम जरूर लीजिएगा। धन्यवाद जी, आपका नाम जरूर लिया जाएगा यहाँ पर, राजवीर पोसवाल जी। ठीक है, तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद,